हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो आज जो मैं आप सबके सामने क्लास 12 की जो फिजिक्स है, ठीक है, क्लास 12 की जो क्या है फिजिक्स है, ठीक है, यूके बोर्ड वालों के लिए, उसमें लाइट जो आपकी रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, ठीक है, ये जो चैप्टर है इसके सॉल्यूशन लेके आया हूँ, ठीक है, और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ, ठीक है। तो पूरी यूनिट जो है इसमें हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है, जो पुराने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, वो सब मैं इस वीडियो में इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो सॉल्व भी कराऊंगा और आपको बता भी दूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी मैंने क्वेश्चन लाया हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है, पुराने पेपर्स में आ रखे हैं। प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा कि कितने नंबर का आया है, कहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये वाला पूरी यूनिट हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आए हैं, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ठीक, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, राइट एसेंशियल कंडीशन, उनकी कंडीशन क्या है, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो दो लाइंस अगर आप आपस में मिला के आपस में आप क्या करते हो, कांटेक्ट में रखते हो, तो उनकी जो संयुक्त फोकस होता है, यानी कंबाइंड फोकल लेंथ होता है, उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। 2 नंबर में आता है, ये 3 नंबर में आया है, ठीक। ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला हम इसमें पढ़ेंगे। बाकी इसमें जो इसकी एप्लीकेशन है वो भी आती है, ठीक है, वो भी मतलब पुराने पेपर्स में आई है, ठीक है, जैसे मिराज हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, वो सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है पूरी यूनिट को हम कवर करेंगे, माइक्रोस्कोप का कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और एक चीज़ और बताने वाला है, ये जो वीडियो होगी इसमें जो सारे सॉल्यूशन होंगे वो इंग्लिश में होंगे, ठीक है। तो मैं आपको ना इसमें हिंदी में आपको समझा दूंगा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में इसको समझा दूंगा, आप उसको अपनी कॉपी से फिर पढ़ लेना, ठीक है। मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक में या इस क्वेश्चन में क्या होता है, ठीक है। फिर आप उसको जब पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो इसमें डेरिवेशन है, डेरिवेशन में ज़्यादा हिंदी इंग्लिश का कुछ होता नहीं है, ठीक है। जो थ्योरेटिकल होगा वहाँ पे भी मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा, तो वहाँ पे आपको फिर समझ में आ जाएगा, और साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी पता लग जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्या क्या आपको पढ़ना है। बहुत बड़ी यूनिट है, तो अगर ऐसे पढ़ोगे तो जल्दी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके। तो अगर आपने ये यूनिट कर ली, ठीक है, तो यहाँ से आपके 10 से 12 नंबर आसानी से आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 10 से 12 नंबर का इसी यूनिट से आएगा आपका, और ये आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको ये नंबर आपके आ जाएंगे। इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, बताऊंगा आपको कौन कहाँ पे कौन से न्यूमेरिकल आए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक, कि किसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं। बाकी जो है यहाँ पे हम जो मैं आपको केवल जो बताता हूँ ना, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं आप जो मतलब चैप्टर लेके आ रहा हूँ, वो मैं आपको एक तरीके से ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या 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 हो सकता है, क्या क्या आपको करना है, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आप जब अपनी बुक से या कॉपी से जो भी आपने नोट्स बनाए वहाँ से पढ़ोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये वीडियो इसी मोटिव से बनाई जा रही है, ठीक। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने ये यूनिट कर ली, ठीक है, तो यहाँ से आपके 10 से 12 नंबर आसानी से आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 10 से 12 नंबर का इसी यूनिट से आएगा आपका, और ये आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको ये नंबर आपके आ जाएंगे। इसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, बताऊंगा आपको कौन कहाँ पे कौन से न्यूमेरिकल आए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वो भी इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक, कि किसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं। बाकी जो है यहाँ पे हम जो मैं आपको केवल जो बताता हूँ ना, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं आप जो मतलब चैप्टर लेके आ रहा हूँ, वो मैं आपको एक तरीके से ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या 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 हो सकता है, क्या क्या आपको करना है, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आप जब अपनी बुक से या कॉपी से जो भी आपने नोट्स बनाए वहाँ से पढ़ोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये वीडियो इसी मोटिव से बनाई जा रही है, ठीक। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे कि फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए थिन लेंस, यानी लेंस मेकर फॉर्मूला में प्रूव करना है। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा है कि थिन लेंस, ठीक है, थिन मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए थिन मतलब पतला जो लेंस होता है, उसके लिए आपको फॉर्मूला प्रूव करना है, ठीक है। यानी एक बहुत पतला यानी थिन आपको लेंस लेना है, ठीक। और यहाँ से क्या है, यहाँ पे हमने रखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है हमने। यहाँ से क्या होगा, उससे जो लाइट जाएगी, आप देखो लेंस में ना 2 सतहें होती हैं, यानी सरफेस होती है, एक ए ले लेते हैं एक बी,
ठीक है, यानी जैसे लेंस है ना, तो इसकी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, तो ये हमें लेना है यहाँ पे, ठीक। तो अब आपकी जब लाइट जाएगी तो पहले तो ए सरफेस से टकराएगी, ठीक है। तो जब ए सरफेस से टकराएगी तो यहाँ से जब इसका रिफ्रैक्शन होगा यानी अपवर्तन होगा, तो ये क्या होगा, ऐसे होते हुए कहीं आई पे जाएगा, कहाँ पे, आई पे। तो यहाँ पे ना इसकी इमेज बन जाएगी, यहाँ पे इमेज मतलब यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। मगर होता क्या है, यहाँ पे आपका ये भी आ जाता है क्या, बी सरफेस भी आते हैं। तो बी सरफेस आने के कारण जो है ना फाइनल जो ये इमेज होती है यानी जो प्रतिबिंब होता है वो यहाँ पे बनता है हमारा आई पे, ठीक है। ये आई डैश होता है और ये आई पे, ठीक। तो ये डायग्राम में बनाया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसको वी लेते हैं हम, ठीक है, और ये पूरा इसको लेते हैं हम वी डैश यहाँ से, और यहाँ से यहाँ यू इसको, ठीक है। तो ये डायग्राम में सब लिखा है मैंने, तो ये डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे जो फाइनल इमेज आपकी उसकी डिस्टेंस हमने वी ले रखी है, और जो हमारा A1 के कारण, ए के कारण जो इमेज बनी थी उसको हमने वी डैश ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। और जो ये आई बना था वो किसके, ये जो आई बना था ये बी के कारण बना था आपका, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना, और ये यू ले रखा हमने, ये वाली डिस्टेंस, ठीक। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि डिस्टेंस P1 से, जो P1 के कारण जो इमेज बनी थी उसकी डिस्टेंस हमने क्या V डैश ले रखा है, ठीक है। और जो P2 यानी जो बी सरफेस के कारण, ये जो बी सरफेस है ना आपकी, ये उसके पोल से I तक की डिस्टेंस को हमने ले रखा है B, ठीक। अब जो है ना यहाँ पे जो है ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, इसकी भी एक डेरिवेशन है, ठीक है। तो वो मैंने करवाई नहीं है, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये है, ठीक है। तो ये एग्जाम में ज़्यादा आती है आपकी। तो फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ स्पेरिकल सरफेस, यानी जो आपकी वो होती है ना स्पेरिकल मतलब गोलीय सतह होती है, तो उनके कारण जो अपवर्तन होता है तो उसका ये फॉर्मूला होता है N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन आर, ठीक है। अब आपको अगर इस लेंस में देखें तो इस लेंस में भी दो क्या है, दो अपवर्तनांक है आपके, ठीक है, यानी दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक N1 हमने यहाँ ले रखा है और एक N2 इस ग्लास का हो गया, और फिर बाहर फिर N1 और का ले रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, N1 फिर N2 फिर N1 बाहर, ठीक है। एयर का N1 ले लिया और अंदर का N2 ले लिया, ठीक। तो अब हम इसमें ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो पहले हम देखेंगे ये वाली सतह के लिए, तो ये वाली सतह के लिए यानी पहली सरफेस के लिए, तो यहाँ पे फॉर्मूले में देखो N2 V कितना है हमारा इसके लिए, पहली वाली सरफेस के कारण जो V था हमारा V डैश है, कितना है V डैश, तो इसको V डैश लिख देंगे V की जगह। और इसके लिए U तो यही है आपका, U तो वही रहेगा, ठीक है। तो U तो वही रहेगा, और R की जगह ले लिया हमने R1, ठीक है। पहली सरफेस है तो उसके कारण जो उसका क्या होगा, रेडियस होगा R1 होगा। ऐसे हम सरफेस 2 के लिए देखेंगे। अब इस वाली सरफेस के लिए हम देखें तो इसके लिए जो V था ये वाला V था, तो V की जगह तो V आएगा आपका, ठीक है। और एक चीज और, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो पहले जो लाइट जा रही थी वो N1 से N2 पे जा रही थी, ठीक है। अगर आप देखो तो ये N1 से N2 में जा रही थी, ठीक। अब जो लाइट जा रही है वो N2 से N1 में जा रही है, तो अगर आप देखो तो N2 से N1 में जा रही है लाइट, ठीक है। ये मीडियम N1 है और अंदर N2 है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, N1 अपॉन V हो जाएगा फॉर्मूला। पहले क्या था, ये N2 अपॉन V था, अब वो N1 अपॉन V हो जाएगा और ये N2 अपॉन U हो जाएगा, और इधर भी ये चेंज हो जाएगा N1 माइनस N2 अपॉन R, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका लगेगा यहाँ पे, ठीक। अगर आप देखें तो N1 जो V है तो V का तो V रहेगा, इसका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो V है, और U क्या होगा इसके लिए, ये जो U है ना, U की जगह क्या रखेंगे हम, तो U की जगह हम जो रखेंगे ना यहाँ पे, अब देखो ये B जो सरफेस थी ना, ये B सरफेस, इसके लिए U का काम किसने करा, U का काम करा इस I डैश ने, ठीक है। यही I डैश जो इमेज थी यहाँ पे, मान लो ये कोई इमेज थी, वही यहाँ पे जाके I पे आई आपकी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, U का काम करेगा। तो U यानी इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारे यहाँ से P2 से V डैश, तो इसलिए U की जगह क्या रख दिया हमने, V डैश रख दिया यहाँ पे, क्या रख दिया, V डैश, ठीक है। और R की जगह R2, यानी V की जगह तो V रहेगा, ठीक है, V की जगह तो V रहेगा, और U की जगह क्या ना रखोगे, V डैश, ठीक है। यही सबसे समझने वाली चीज़ है यहाँ पे, और इसी में गलती होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर डेरिवेशन में कुछ नहीं है आप, ठीक। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ से इसको सेम N2 माइनस N1 बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये N2 माइनस N1 ही हो जाएगा आपका,
ठीक है। तो एन टू माइनस एन वन अपॉन आर टू बन गया। अब आपने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन दोनों को प्लस कर देना है, ठीक। तो जब इनको प्लस करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये इक्वेशन को प्लस कर दिया, तो दोनों साइड प्लस कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड वालों को भी और राइट हैंड साइड वालों को भी जब हम प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करने पे क्या होगा, यहाँ पे जो n2 वाला होगा ये तो कट जाएगा और इसको n1 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू बच जाएगा और इधर ये n2 माइनस n1 को कॉमन ले लिया बाहर, ठीक। यहाँ पे क्या है, आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे, n1 कॉमन ले लेंगे, तो n1 कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे n1 कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बचा। और यहाँ से देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यह है n2 माइनस n1, ठीक। तो यहाँ से मैं n1 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, n2 अपॉन n1 माइनस 1, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये बना आपका, तो यहाँ से n1 से n1 कट गया, ठीक। और ये n2 अपॉन n1 को क्या लिख देंगे, n2 अपॉन n1 को हम लिख देंगे n, क्या लिख देंगे n, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे n लिख दिया। तो इस तरीके से, और ये 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू है ना, इसको f लिख देंगे, आपको पता है लेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव हो गया, ठीक है। किसी भी लेंस को बनाने के लिए जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है, वो ये होता है आपका। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन आपकी कंप्लीट हो गई। तो इतना इस डेरिवेशन में आपको करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, ठीक है। मतलब ये बहुत बार आती है, बहुत बार क्या, बहुत ज़्यादा पेपर में आती है, हर 1-2 साल में आई जाती है, ठीक है। तो इस बार शायद हाफ ईयरली में आई थी कि नहीं आई थी, ये अब मेरे को उतना ध्यान नहीं है, मगर फाइनल में इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। इन सब डेरिवेशन में सबसे ज़्यादा चांसेस इसके हैं, ठीक है। उसके बाद इस पर एक न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये इस पे एक न्यूमेरिकल भी है। जैसे मान लो कोई लेंस है आपका, ठीक है, Ng, और आपने इसको किसी लिक्विड यानी जैसे पानी के अंदर डुबो दिया, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NL लेंगे हम, ठीक। तो यहाँ पे जो, अगर आपको क्या रखना है यहाँ पे, ये है LNG। अगर LNG आएगा, जैसे अभी हमारा फॉर्मूले में क्या था, 1n2 इस तरीके से बन रहा था ना, ठीक। यानी क्या बन रहा था, n2 अपॉन n1 इस तरीके से बन रहा था, तो उसको हमने क्या लिख दिया था, n लिख दिया था, ठीक। तो यहाँ पे भी इस तरीके से अगर बनेगा तो उसको हम, अगर हमें LNG निकालना हो, क्या निकालना हो, LNG, तो इसको हम क्या लिखेंगे, NG अपॉन NL लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NG अपॉन NL, ठीक है। और बाकी इसके अंदर आगे AL लगा सकते हैं हम, क्या लगा सकते हैं, AR, ठीक। जैसे वहाँ पे लिखा ना हमने N12, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, N2 अपॉन N1। तो N2 अपॉन N1 को क्या लिखा था हमने, N लिखा था, ठीक है। तो या इसको N21 भी लिख सकते हैं हम, इस तरीके से N21। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना कि अगर LNG अगर आपको निकालना है कहीं पे, तो NG अपॉन NL लिख देंगे इसको, ठीक है। और उसके आगे AR में A लगा देंगे, A। तो ये न्यूमेरिकल भी बहुत इसके क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जो अभी हमने दिया, जो अभी हमने प्रूव किया है ना, कोई लेंस इस तरीके से, ठीक है। डबल मतलब 2 सरफेस है इसमें, ठीक है, जिसकी रेडियाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इसकी रेडियाई कितनी है, 20, यानी R1 R2 दोनों का 20 है, ठीक है। अब क्या है, इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, वो कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, ये दे रखा है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर एंड व्हेन इमर्ज इन कार्बन डाइसल्फाइड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसको क्या करा है, एक बार कहाँ रखा है, एक मिनट है, एक बार एयर में, ठीक है, और एक बार कहाँ, कार्बन डाइसल्फाइड में इसको रखा हुआ है, ठीक है। इस लेंस को क्या करा, एक बार तो एयर में रखा और एक बार कार्बन डाइसल्फाइड का जो लिक्विड है उसके अंदर रखा, ठीक। तो यहाँ पे हमें इसके लिए क्या करना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f इक्वल टू ये, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था, ये दे रखा था 1.5। तो यहाँ पे हम इस N21 ये है ना, जो इसकी वैल्यू रख देंगे 1.5, ठीक है, -1। अब यहाँ पे क्या होता है, R1 की वैल्यू जो है उसको माइनस में लेते हैं हम, ठीक है, -20, ठीक। और R2 की वैल्यू जो है उसको हम प्लस में लेते हैं, ठीक है, प्लस का 20। क्यों, R1 इधर की साइड पड़ता है ना, तो इस समय इस साइड हमेशा माइनस लेते हैं और इस साइड प्लस लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका इतना हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, इसको लिक्विड में इमर्ज करना है। पहला वाला केस तो हो गया जब एयर में था, तो एयर में तो डायरेक्ट ऐसे ही रख देंगे इसको, ठीक। अब जब लिक्विड में, यानी ये लेंस जो है ना, इसको हमने लिक्विड के अंदर रख दिया, कार्बन डाइसल्फाइड जो लिक्विड है उसके अंदर रखा, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा 1.63, इस लिक्विड का कितना 1.63, और इस गिलास का कितना है 1.5, कितना है 1.5। तो जब इस गिलास को हमने इस लिक्विड के अंदर डाला तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये जो हमने N12 है ना हमारा, तो मैंने बताया था इसको N2/N1 भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, जो N2 की वैल्यू है यानी गिलास की वो 1.5 ऊपर आएगा, ठीक है, और जो लिक्विड है 1.63 वो नीचे आएगा, ठीक है। या हम मैंने ऐसे बताया था Ng/L, तो यानी Ng ऊपर आएगा और NL नीचे आएगा, इस तरीके से। तो Ng की यानी गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ऊपर लिखेंगे, और NL मतलब लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63 वो नीचे लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से रखेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और आर की वैल्यू रखेंगे, बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो बाकी कैलकुलेशन है, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसका एक दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपका आ सकता है। यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ बराबर, मतलब दोनों रेडियस की जगह आपको फोकल लेंथ रखना है ना, फोकल लेंथ इक्वल है, रेडियस जो है फोकल लेंथ के इक्वल है, ठीक है। बाकी ये जो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक। नेक्स्ट जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। मतलब ये डेरिवेशन तो ऐसी है कि फेवरेट क्वेश्चन है यूके बोर्ड वालों का, ठीक है, हर साल। मतलब ये दोनों जो अभी मैंने करवाया और ये तो सबसे ज्यादा है, ठीक है, फेवरेट क्वेश्चन। और इसमें क्या है, ये क्वेश्चन भी है और साथ में न्यूमेरिकल भी आता है इसका, ठीक है। यानी इक्विवेलेंट लेंस, यानी इक्विवेलेंट लेंस मतलब दो लेंसों को जोड़ के बनाया गया, ठीक। टू थिन लेंसेज प्लेस इन कॉन्टेक्ट, यानी जब दो लेंसों को हमने क्या कर दिया, कॉन्टेक्ट में रख दिया, कॉन्टेक्ट में चिपका के रख दिया, इस तरीके से। तो उसकी जो हमारी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यानी तुल्य फोकस दूरी जो आती है वो निकालनी। यानी जब आपने दो लेंस थे, है ना, अलग अलग, और उन दोनों को अगर आपने मिला दिया तो मिलाने के बाद उनकी जो फोकस बनेगी, समतुल्य फोकस का फॉर्मूला जो बनेगा वो हमें प्रूव करना है यहाँ पे, ठीक है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखो, अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो केवल इसको समझ लेना, ठीक है, मतलब समझ लेना, मतलब ये थ्योरी आप नोट कर लेना, मैं इसको डेरिवेशन है, डेरिवेशन समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, आपको कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, दो लेंस लेने आपको, सबसे पहले एक लेंस ये लिया, एक लेंस ये लिया आपने, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, कोई वस्तु रखी। अब यहाँ से मान लो ये लाइट, इससे इस वस्तु से लाइट गई यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। उसका जो रिफ्रैक्शन हो रहा था, जो अभी हमने लेंस में का फॉर्मूला करा ना, सेम टू सेम ऐसी, उसका जो रिफ्रैक्शन हो रहा था वो कहीं यहाँ पे हो रहा था, आई डैश पे, ठीक है। मगर बीच में ये दूसरा लेंस भी आ गया, दूसरा लेंस आया तो ये जो लाइट थी ना वो यहाँ पे चली गई अब आई पे, ठीक। तो अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने v ले रखी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने v डैश ले ली, क्योंकि i डैश लिया है तो इसको v डैश, और ये u, जैसे इससे पहले वाले में किया था सेम टू सेम ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इस वाले लेंस के कारण निकालेंगे। तो इस वाले लेंस के लिए जो फोकल, अब लेंस का फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, अब यहाँ पे v1 ले लेंगे, ठीक है, पहले वाले लेंस के लिए, तो 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहले वाले के लिए जो v था हमारा वो क्या था, v डैश बन रहा ना, यहाँ पे बन रही थी पहले वाले के कारण, तो ये v डैश ले लेंगे, इसको v डैश लिखेंगे, ठीक है। कितना लेंगे, v डैश, ठीक। तो ये बना देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन, u तो u ही रहेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। जो दूसरा वाला लेंस है आपका ये वाला लेंस, इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/f2 लेंगे। आप क्या लेंगे, 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इस वाले लेंस के लिए जो इमेज है वो तो इसकी इमेज ये है, तो इसके लिए तो v ही लेंगे, ठीक है। तो v की जगह तो v आएगा, और u कितना लेंगे, तो u लेंगे आप कितना, एक मिनट, u लेंगे हम v डैश, है ना। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए u कौन होगा, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए u ये रहेगा, तो यानी u की जगह v डैश लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, v डैश लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो u है उसकी जगह v डैश ले लिया। देखो अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो दोनों की इक्वेशन क्या है, दोनों के f जो है
ये पहले इक्वेशन थी आपकी, ठीक है, 1/v माइनस 1/u, ठीक है, इसके लिए v डैश था ये, और दूसरी क्या थी 1/f2। बस आप सीधा ये वाली लाइन भी याद रखोगे ना तो आप बाकी डेरिवेशन खुद से कर लोगे, ठीक है। ये हो गया v डैश, आगे समझ में, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन थी हमारी। अब होगा क्या, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला तो एक साइड जुड़ जाएगा इधर, ठीक है, और राइट हैंड साइड वाले पूरे चारों आपस में जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पे ये कट जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u बचेगा इस तरीके से, ठीक। अब आप अगर देखो, आपने यही पढ़ा है कि 1/v माइनस 1/u क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो 1/f इक्वल टू क्या आ गया हमारा, अगर इस पूरे को मैं 1/f लिख दूँ, मतलब इसको, ठीक है, इस पूरे को 1/f लिख दूँ, है ना, तो क्या बनेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व किया है, इन दोनों का एलसीएम लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक। और f बराबर इस पर इसको उल्टा कर देंगे तो f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो ये इसकी तुल्य यानी कंबाइंड फोकल लेंथ बन जाती है। तो ये बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था, 2 नंबर का क्वेश्चन था ये, ठीक है, ठीक। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, एक जो एक तरीके से बोलेंगे फेवरेट क्वेश्चन है यूके बोर्ड वालों का, देना ही देना है ये, ठीक है, कंपलसरी हो जाता है उनके लिए। अब इस फॉर्मूले के ऊपर जो क्वेश्चन आता है कि क्या है, आपके पास 2 थिन लेंस है, ठीक है, मान लो ये दोनों थिन लेंस इस तरीके से, दोनों की फोकस देर की है f1 f2 देर का 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है कहाँ, 15 सेंटीमीटर दूर, कितना 15 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब आपको पता है इसकी इमेज का यहाँ पे बनेगी, ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ तक की यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक की तो आपको पता है 15 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की तो आपको पता है 15 है। अब यहाँ से यहाँ तक की अगर आपको पता चल जाए, ठीक है, ठीक है, तो आप उन दोनों को प्लस कर दोगे, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, v निकालना पड़ेगा, तो v और u को प्लस कर दोगे, ठीक है, ये जो u है आपका, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी वस्तु से, यानी वस्तु से प्रतिबिंब यानी ऑब्जेक्ट से इमेज तक की डिस्टेंस आ जाएगी आपकी टोटल, ठीक है। तो पहले हमें v निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो v कैसे निकालोगे, तो v निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पता है v निकालने के लिए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फॉर्मूला होता है हमारे लेंस का, ठीक। अब u तो आपको दे रखा है -15 मगर f नहीं दे रखा, तो f निकालोगे, ये जो भी हमने फॉर्मूला प्रूव किया, ठीक है, कंबाइंड फोकल लेंथ वाला, तो f इक्वल टू f1 प्लस f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब फॉर्मूले में दोनों वैल्यू देखो, f की वैल्यू तो 25 है, तो 25 इंटू 25 प्लस 25, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 12.5 आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले में f की जगह 12.5 रखोगे, ठीक है, 1/v तो आपको निकालना है, और u की जगह -15 रखोगे, तो माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, और प्लस का 15 हो जाके माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आई आपकी y है 75, ठीक है, और u की वैल्यू कितनी थी हमारी -15। तो हमें जो टोटल डिस्टेंस निकालोगे, -15 तो नहीं लिखेंगे ना, डिस्टेंस तो माइनस में नहीं लिखेंगे, मतलब u हम माइनस में लेते हैं, मगर जब हम ऐड करेंगे तो माइनस हटा देंगे। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी आपकी, ठीक है, वो कितना हो जाएगी 15 प्लस 75, तो कितना हो जाएगा टोटल 90। तो इस तरीके से 90 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने जो लिया था कॉन्वेक्स लेंस के लिए लिया था, क्वेश्चन में दोनों के लिए पूछा है, कॉन्वेक्स के लिए और कॉनकेव के लिए, ठीक है। बाकी कॉनकेव के लिए भी आपको इस तरीके से इसको करना है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है। अगला जो मेन टॉपिक है, ये 1 नंबर वाला टॉपिक है आपका, 1 नंबर मतलब 1 नंबर का आता है यहाँ से, ठीक है, 1 नंबर वाला, 1 नंबर नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, तो ये बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, बहुत सिंपल है। पावर क्या होता है, P इक्वल टू 1/f, ठीक है, और f होता है मीटर में, ठीक है। किसी भी लेंस की जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी मतलब क्षमता, हिंदी में बोलते हैं क्षमता, पावर मतलब पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है लेंस की क्षमता हमें पता करनी है, ठीक है। तो किसी भी लेंस की क्षमता यानी एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, यानी किसी भी प्रकार आपतित प्रकाश को केंद्रित करना या फैला देना, ठीक है, उसी को हम लेंस की क्या बोलते हैं, पावर कहते हैं। जैसे अगर आप कॉन्वेक्स लेंस देखो तो ये सारी लाइट, आने वाली लाइटों को क्या करता है, एक पॉइंट में मिलाता है, ठीक है। और अगर आप कॉनकेव देखो, ठीक है, कॉनकेव मतलब अवतल देखो, तो ये क्या करता है,
सॉरी ऐसे फैला देता है लाइटों को, ठीक है, क्या करता है, फैला देता है। तो ये जो लेंस की जो पावर क्षमता है यानी एबिलिटी है लाइट को एक पॉइंट पे मिलाना या लाइट जो आती है उनको फैला देना, ठीक है, यानी डाइवर्स कर देना, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला इसका P = 1/f होता है। एफ जो होता है यहाँ पे मीटर में होना चाहिए, क्या में होना चाहिए, मीटर में। क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर में दिया होगा, ठीक है, तो इसको 100/f कर दोगे, क्या कर दोगे, 100/f सेंटीमीटर में, ठीक है। यूनिट जो होती है इसकी डायोप्टर लेते हैं हम, डायोप्टर हिंदी में भी डायोप्टर ही लिखते हैं इसको, ठीक। बाकी ये जो फॉर्मूला है, अगर आपका कहीं फोकल लेंथ, दो फोकल लेंथ दिए है ऐसे f1/f2, ठीक है, अगर आपके दो फोकल लेंथ वाले लेंस आपस में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे 1/f को क्या लिख सकते हैं हम, P1, और इसको क्या लिख देंगे, P2, और 1/f को क्या लिख देंगे, P। तो इस तरीके से फॉर्मूला भी बन जाता है आपका P1 + P2, ठीक है। वन लेंस इज कॉन्वेक्स और अदर आपका क्या है, कॉनकेव, है ना। दो लेंस दे रखे हैं, दोनों की पावर आपको क्या दे रखी है, एक कॉन्वेक्स दे रखी है, एक की P दे रखी है, और एक कॉनकेव है उसकी, वो भी P है। तो कॉनकेव की हम माइनस में लेते हैं, कॉन्वेक्स की हम प्लस में लेते हैं पावर। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अगर देखो तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जब दोनों की सेम पावर होगी, ठीक है। एक ही कॉन्वेक्स हमेशा प्लस में लेते हैं और कॉनकेव हमेशा माइनस में लेते हैं, ठीक। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि प्लेन जो मिरर होता है या प्लेन जो आपका क्या होता है, लेंस होता है, ठीक है, उसकी जो पावर होती है वो नहीं, प्लेन लेंस रहते हैं उसकी 0 पावर होती है और इन्फिनिटी फोकल लेंथ होती है, ठीक है। पावर जो होती है 0 होती है और इन्फिनिटी उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है। अब आपको पता है P = 1/f होता है, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है, 1/P, है ना। तो P अगर 0 का तो 0 से 1 डिवाइड करोगे तो F कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा आपका, ठीक है। तो ये मतलब नोट है आपका, कोई पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपको कि पावर दे दिया जैसे P = -2.5 डायोप्टर, है ना, ये दे दिया, और बोलेगा फोकल निकाल लो। तो फोकस निकालने के लिए क्या करोगे, F = क्या होगा, 1/P। तो P की वैल्यू रख दो यहाँ पे कितना, -2.5। तो माइनस हटा के 0, मतलब पॉइंट हटा के 0 बढ़ जाएगा, और सॉल्व करोगे तो -0.4 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछेगा ये किस प्रकार का नेचर बताना है लेंस का, तो ये कॉनकेव होगा। क्यों, मैंने अभी बताया था, जो जिसकी पावर माइनस में होती है वो कॉनकेव होता है, ठीक है। और अगर पावर प्लस में है तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। है लेंस मेकर फॉर्मूला के बाद कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हो और इसके लिए क्या शर्तें हैं, ठीक है। यानी व्हाट डू यू मीन बाय, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और राइट एसेंशियल कंडीशन, यानी उसकी क्या क्या शर्तें, एसेंशियल कंडीशन जो है वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 नंबर का, और ये भी बहुत बार आपका पूछा जाता है। साथ में हम इसमें देखेंगे इसकी एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप इसके नोट्स अपने जो आपकी कॉपी होंगी, जिस आपने नोट्स तो बनाए होंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आप केवल यहाँ पे समझ लेना। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो इसमें नोट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पे मैं आपको इसको 3 डायग्राम से समझाऊंगा। एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है, और एक डायग्राम इसका अभी नीचे आएगा, ठीक है, ये वाला। तो 3 डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये दोनों डायग्राम देख लेते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसमें होता क्या है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि ये आपकी सरफेस हो गई और ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। नॉर्मल को हम इस तरीके से बनाते हैं। तो कोई भी लाइट अब आपके पास 2 मीडियम होने चाहिए यहाँ पे, एक तो होना चाहिए डेंसर मीडियम, ठीक है, और एक होना चाहिए रेयर मीडियम। अब डेंसर को क्या बोलते हैं हिंदी में, डेंसर को बोलते हैं सघन, ठीक है, क्या बोलते हैं, सघन होना चाहिए माध्यम। और रियर मतलब विरल माध्यम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, विरल, ठीक है। तो एक सघन माध्यम होना चाहिए, एक विरल माध्यम होना चाहिए, यानी डेंसर मीडियम और रियर मीडियम। और लाइट हमेशा जो है डेंसर से रियर में जानी चाहिए। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर हम करवा रहे हैं तो हमेशा डेंसर से रियर में जानी चाहिए। तो जैसे मान लो ये लाइट आपकी यहाँ से गई इस तरीके से, ठीक है, ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई, इसके बाद क्या होगी, इसका होगा रिफ्रैक्शन। आपको पता है जब भी लाइट डेंसर से रियर में जाती तो ये जो आपका नॉर्मल होता है ना, इससे दूर जाती है लाइन आपकी, ठीक है। तो ये दूर चले जाएगी, और यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम एंगल आई बोलते हैं, और यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको एंगल आर बोलते हैं, ठीक है। तो पहला डायग्राम तो आपका ये है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस एंगल आई को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, एंगल आई को जो है इंक्रीज करेंगे। देखो पहले एंगल आई छोटा सा बन रहा था यहाँ पे,
ठीक है। अब हम इस एंगल आई को क्या करेंगे, थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। और कितना इंक्रीज करेंगे इस एंगल आई को, यानी अब जो लाइट कराएंगे ना इंसिडेंट, अब वो ज़्यादा एंगल में कराएंगे यहाँ से, ठीक है। यानी एंगल आई की वैल्यू ज़्यादा है। और कितना एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट कराएंगे ताकि इसका जो रिफ्रैक्शन हो ना 90 डिग्री पे हो जाए। कितने पे, 90 डिग्री पे। देखो पहले लाइट ऐसे गई और ऐसे बैंड हो गई, आपकी वाली लाइट ऐसे गई और 90 डिग्री पे बैंड होनी चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री पे। ठीक, तो इस एंगल को, यहाँ पे जो एंगल आई है उसको हम एंगल आईसी बोलते हैं, ठीक है। एंगल आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। हिंदी में बोलते हैं इसको क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। तो वो एंगल जिस पे आपकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए कितने पे, 90 डिग्री पे, उस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये क्रिटिकल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी आती है, ठीक है। और अभी इसका क्रिटिकल एंगल का यूज होगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब आएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो जैसे ही क्रिटिकल एंगल आपका आ गया, उसके बाद आपने क्या करा, उस एंगल को और बढ़ाया, ठीक है। यानी ये एंगल आपने क्या कर दिया, और इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही आप ये एंगल और ज्यादा इंक्रीज करोगे तो क्या देखोगे कि लाइट उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होके आ गई। यानी डेंसर से गई थी और डेंसर पे ही आ गई वापस, है ना। यानी रियर मीडियम में नहीं गई लाइट, ठीक। तो इसी को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। यानी जब भी आपका एंगल, इंसिडेंट एंगल किससे ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल से, है ना। जैसे ही हमने यहाँ पे देखा क्रिटिकल एंगल हमारे यहाँ बना था, और जैसे ही हमने उससे थोड़ा सा एंगल इंक्रीज करा, क्रिटिकल एंगल कौन सा था, जब 90 बन रहा था, ठीक है। तो जैसे ही हम उससे ज्यादा एंगल करेंगे, तो क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ज्यादा होगा, आपकी लाइट ना जैसे ये गई थी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया गई, ठीक है। क्रिटिकल एंगल क्या था, जैसे लाइट गई 90 डिग्री पे, है ना। तो और जैसे ही आपने रिफ्लेक्ट किया और ज्यादा थोड़ा सा एंगल बढ़ाया और लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे आपकी लाइट थी, है ना, पहले लाइट ऐसे गई तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, फिर आपने थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया तो ये लाइट 90 डिग्री पे आ गई, फिर और बढ़ाया तो ये क्या हो गई, इसी मीडियम में वापस आ गई, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, जो मैंने अभी बोला है ना वही यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसके जो नोट्स है, ठीक। हिंदी मीडियम वाले जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसी तरीके से नोट्स आप अपने यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो कंडीशन पूछी थी, उसने पूछी थी ना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और उसकी क्या शर्तें होती हैं, यानी क्या क्या कंडीशन होती है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं। तो ये कंडीशंस है, इसकी 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन तो ये जो मैंने अभी बताया, लाइट हमेशा डेंसर से रियर में जानी चाहिए, यानी सघन से किसमें, विरल में जानी चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जो आपका ये एंगल होना चाहिए हमेशा ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ही एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तभी लाइट वापस उसी मीडियम में वापस लौट के आएगी, ठीक है। तो ये दोनों आपके कंडीशन हो गए, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आपको याद करना है। तीसरी चीज क्रिटिकल एंगल, यानी क्रांतिक कोण की डेफिनेशन। तो क्रिटिकल एंगल मैंने आपको बता दिया था, वो एंगल जिसपे क्या होगा, रिफ्रैक्शन जो होगा आपका 90 डिग्री पे होता है, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। बस ये यहाँ पे इसके नोट्स हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, ठीक है, और क्रिटिकल एंगल यानी आईसी, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, यानी इन दोनों से मिलकर एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लगाए, देखो क्रिटिकल एंगल क्या बनता था हमारा, जब ये एंगल ऐसे जाता था 90 डिग्री पे ना, तो यहाँ पे अगर हम स्नेल लॉ लगाएं, साइन आई अपॉन साइन आर, यही होता है स्नेल लॉ, इक्वल टू एन होता है हमारा, है ना, या N1 अपॉन N2 लिख देंगे, ठीक है। N2 से लाइट कहाँ जा रही है, N1 में, तो N1 अपॉन N2 लिख दिया। अब यहाँ पे साइन आर कितना होना चाहिए आपका, दो साइन आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, देखो ये 90 डिग्री, साइन आई नहीं साइन आर की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे 90, तो यहाँ पे साइन आर की जगह क्या रख दो, साइन 90, तो साइन और आई की जगह क्या लिख दो, आई सी लिख दो, क्रिटिकल एंगल, तो ये 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू N1 अपॉन N2, ये बनेगा। तो यानी साइन सी बराबर कितना आ जाएगा, N1 अपॉन N2, या इसको हम 2N1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है सिंपल इसमें, ठीक है। यानी साइन 90 रखा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और N1 अपॉन N2 ऐसे लिखेंगे, या 2N1 लिख दो इसको, तो साइन सी बराबर क्या आ गया, 2N1 या N1 अपॉन N2, इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया आपका, ठीक है। तो बाकी ये तो आपका 2N1 था। अगर आपको 1 and 2 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ये 1 अपॉन साइन सी हो जाएगा,
ठीक है, 1/sin c, या sin c इक्वल टू इसको 1 कर देंगे। या आपने पढ़ा होगा रिवर्सिबिलिटी, शायद आपके सिलेबस में इस बार कट गया, कि अगर आपका कहीं पे लिखा हुआ है 2n1 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 1n2 भी लिख सकते हैं इस तरीके से अपॉन में, ठीक है। यानी 2n1 जो होता है 1/1n2 के बराबर होता है, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस छोटा सा फॉर्मूला आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल यानी क्रांति कोण में रिलेशन। अगला जो देखो, हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लिया यानी पूर्णांतिक परावर्तन पढ़ लिया। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, तो इसकी एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। ये एप्लीकेशन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, अगर आप पुराने पेपर देखोगे ना आपको ये मिल जाएगा। तो पहली एप्लीकेशन है इसकी ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। हिंदी में इसको प्रकाशिक तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक तंतु। यानी एक आपने एक ऑप्टिकल फाइबर देखी होगी, यानी एक केबल आती है आपकी, ठीक है। वो इस तरीके से बनी होती है, यानी पूर्णांतिक परावर्तन पे काम करती है। तो उसके अंदर ना 2 लेयर होती है इस तरीके से, एक इधर ऐसे, ठीक है। तो बीच वाली को तो हम कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर, ठीक। और उसके बाहर हम ये पे इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग, यानी जो लेयर होती है ना एक क्लैडिंग होती है आपकी, ठीक है। इसको क्लैडिंग बोलते हैं, ठीक। ये डायग्राम यहाँ पे बना भी है, ठीक है, क्लैडिंग होते हैं। अब क्या होता है, जो कोर होता है ना ये आपका एक डेंसर मीडियम है, एक तरीके से क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये जो है ये डेंसर मीडियम है, और जो क्लैडिंग है वो रियर मीडियम है, यानी डेंसर मतलब सघन और ये है विरल, ठीक। अब कराते क्या है इसमें, यहाँ से क्या करते हैं इसमें, यहाँ से इसमें लाइट एंटर कराते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक केबल है ना पूरी इस तरह का, तो यहाँ से एक लाइट एंटर करती है यहाँ पे, ऐसे लाइट, जैसे लाइट एंटर करी यहाँ पे। लाइट क्या होता है, अब ऑप्टिकल फाइबर होती क्या है, ऑप्टिकल फाइबर करती है हमारे जो सिग्नल्स होते हैं ना उनको लेके जाती है। जैसे आपने जैसे डिश के केबल देखी होंगी तो वो क्या होता है, सिग्नल्स को लेके आती है ना, ठीक है। तो या टेलीफोन्स लाइंस होती हैं तो उनमें यूज होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल जो जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये सिग्नल जो होगा इस तरीके से करंट इसको मतलब जो भी सिग्नल्स होते हैं ना उनको लाइट में कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, लाइट में, ठीक है। और लाइट के फॉर्म में वो चलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे ही सिग्नल यहाँ से जाएगा लाइट की फॉर्म में, ठीक है, तो जैसे वो यहाँ पे टकराएगा, ठीक। अगर मैं इसको सिंपल एग्जांपल से बोलूँ, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ अभी, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा लाइट फॉर्म में, ठीक है। वो लाइट क्या होगी, जैसे ही यहाँ पे टकराएगी, ठीक। तो यहाँ पे जब वो टकराएगी तो ये जो एंगल होगा, आपको पता है कि अगर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है तो ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो लाइट यहाँ पे एंटर करती है ना, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनता है आपका, यहाँ पे जो एंगल बनेगा आई, ठीक है, यानी जो आई सी जो बनेगा, ठीक है, ये या जो एंगल आई बनेगा आपका ये बड़ा होगा किससे, आई सी से, यानी क्रिटिकल एंगल से, यानी 90 डिग्री से, मतलब ये क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। ये लाइट क्या होगी, इसी मीडियम में क्या हो गई, वापस इसी मीडियम में आ जाएगी टकरा के, ऐसे नहीं जाएगी सीधा पार, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे जब वो टकराएगी तो यहाँ पे भी वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे टकराएगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल बनेगा और ये फिर रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से इसी मीडियम में जाएगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट करेगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होके फिर उसी मीडियम में आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं लाइट की फॉर्म में आगे ट्रेवल करते रहते हैं कंटिन्यू, ठीक है। अगर मैं देखूँ, जैसे मान लो सिग्नल गया यहाँ से, तो यहाँ पे नॉर्मल था, तो यहाँ पे ये एंगल जो होगा रिफ्लेक्ट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। फिर यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो एंटर करेगी, यहाँ पे भी वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करेगी तो ये फिर रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से चल जाएगा। फिर यहाँ पे भी जो एंगल इंसिडेंट होगा, ठीक है, वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो फिर वो रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरीके से जो हमारा सिग्नल होता है वो इस तरीके से आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, बिना किसको, सिग्नल की एनर्जी को लॉस किए, ठीक है, कि बिना सिग्नल की एनर्जी को क्या लॉस किए, क्या होता है, धीरे धीरे मतलब आगे चलता रहता है आपका, ठीक है। तो यहीं पे यही लिखा है मैंने, दी ऑप्टिकल जो आपकी क्या होती है, एक मिनट है, कि जो ऑप्टिकल फाइबर होती है इज अ ट्रांसमिशन मीडियम, यानी ट्रांसमिशन मीडियम मतलब सिग्नल को भेजना, ठीक है, टू कैरी दी ऑप्टिकली विदाउट एनी एप्रिसिएबल लॉसेज, यानी विदाउट उसमें लॉस किए, जो भी हम सिग्नल भेज रहे हैं उसमें विदाउट लॉस किए उसको आगे भेजना, ठीक है, यानी उसका ट्रांसमिशन करना किसके थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ठीक है। बाकी इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाता हूँ मैंने आपको समझा दिया। देखो, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं केवल आपको एक तरीके से ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है, ओवरव्यू करा रहा हूँ कि इसके अंदर ऐसा ऐसा होता है। बाकी आपको डीपली खुद से पढ़ना है इसको, ठीक है, क्योंकि मैं
1 घंटे में पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो वैसे मैं एक तरीके से ऊपर ऊपर पढ़ा रहा हूँ आपको कि इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, ताकि अगर आपको कुछ नहीं आया तो आप कुछ ना कुछ उसके अंदर लिख लो, बस ये है, ठीक है। बाकी इसको आप डीपली अगर आपको पढ़ना है तो आप ढंग से इसके बारे में आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। अगर आपको इस समझ में आ जाएगा ऑप्टिकल फाइबर, तो आप अगर इसको अपनी बुक से या कॉपी से पढ़ोगे तो तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है, और आपको एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है मिराज, यानी ये भी इसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको मरीचिका, मरीचिका, ठीक है। तो ये मरीचिका होता क्या है, तो आप लोगों ने जैसे गर्मियों में देखा होगा, गर्मियों के टाइम पे या जैसे रेगिस्तान में जब जाते हैं तो क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट दूर खड़ा है ना, ठीक, तो उसकी हमें परछाई दिखती है, ठीक है, जिससे मान लो ये कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और वो इसको देख रहा है ना, तो उसको यहाँ पे एक परछाई दिखेगी उसकी, तो उससे क्या लगेगा कि मान लो कोई पेड़ ही देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा, उस पेड़ की परछाई दिखेगी नीचे, तो उसको क्या लगेगा उस पेड़ के नीचे पानी है, और जैसे वो वहाँ जाएगा तो उसको क्या है, एक तरीके से भ्रम होता है कि वहाँ पे पानी है, मगर पानी वहाँ पे नहीं होता आपका, ठीक है। तो यानी वो क्या होता है, वो जो ये उल्टी इमेज उसकी बन रही है ना, इसी को मिराज बोलते हैं, ठीक है, यानी जो उसको प्रतिबिंब दिखता है ना, इसको मिराज बोलते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिराज। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिराज, ठीक है, जिसको हिंदी में मरीचिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये मरीचिका जो घटना होती है ये हमें कहाँ दिखाई देती है, ये हमें दिखाई देती है ज़्यादातर गर्मियों में या रेगिस्तान में। तो होता क्या है, जैसे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, और रेगिस्तान में चल रहा है, तो उसे अगर कोई दूर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसका ना उसका उल्टा इमेज दिखता है, यानी उस इमेज मतलब प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो उसको क्या दिखता है कि उसको क्या लगता है वहाँ पे पानी है, ठीक है। उल्टी इमेज क्या बन रही है, मान लो कोई खड़ा है और आपके नीचे पानी, तो आपको क्या उसमें आपकी उल्टी इमेज बनेगी, उसको क्या लगेगा उसके नीचे पानी खड़ा है, पानी रखा हुआ है, ठीक है, या पानी है। तो इस चक्कर में उसको क्या है, वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे फिर पानी नहीं होता, तो इस घटना को मिराज बोलते हैं, ठीक है। तो ये बनता कैसा है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। तो जैसे ये डायग्राम बनाया ना, इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक। तो जैसे मान लो ये पेड़ है ना, ये पेड़ है कोई, तो पेड़ अब होता क्या है, मान लो ऐसा है, ठीक है। अब गर्मियों के टाइम पे होता क्या है, ठीक, तो जैसे ये मान लो ये रेत है, यहाँ पे रेत है, तो ये गर्म हो जाती है ना, जब धूप पड़ती है तो इसमें गर्म होती है। गर्म होने के कारण क्या होता है, ये मान लो ये बीच में हवा है, ये पूरी ग्रीन कलर की ये हवा है, ठीक है, यानी लेयर है एटमॉस्फेयर की इस तरीके से, ठीक। तो ये जो नीचे वाली लेयर होती है ना, ये जो नीचे वाली लेयर होती है ये वाली, अब नीचे जब धूप पड़ती है तो ये गर्म हो जाती है, नीचे वाली जो होती है गर्म हो जाती है, नहीं हॉट हो जाती है, ठीक है, और ऊपर वाली क्या रहती है, कोल्ड रहती है, थोड़ी ठंडी रहती है, ठीक। अब जब लाइट अब आपको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारा एक डेंसर मीडियम होना चाहिए और एक रियल मीडियम होना चाहिए, नहीं सघन और विरल। तो यहाँ पे जो सघन होता है ना, सघन माध्यम, वो होता है आपका ये, यानी ऊपर की जो सतह होती है ना सघन होती है, यानी डेंसर मीडियम होती है, कोल्ड वाली डेंसर होती है और हॉट वाली रियल मीडियम हो जाती है। तो जब ये इससे यहाँ से लाइट आती है ना, कहाँ से, पेड़ से, मान लो कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, जैसे ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, जैसे इन्होंने बनाया है यहाँ पे, तो जब इससे लाइट आती है तो क्या होती है, ये लाइट का ना इन लेयर से रिफ्रैक्शन होता है, क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, धीरे धीरे बैंड होती है, जैसे मान लो ये लाइट आई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टकराई, तो आपको बताए जब डेंसर से रियर में जाएंगे तो दूर हटेगी लाइट इस तरीके से, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से दूर हटेगी। तो ये यहाँ पे डायग्राम मेरे से सही से बन नहीं पा रहा है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं इसी डायग्राम में समझाऊँ तो लाइट क्या होगी, जैसे ये लाइट आई यहाँ पे, पहली सरफेस से टकराई यहाँ पे, तो ये थोड़ा बैंड हो जाएगी, फिर ये दूसरे से होगा, है ना, नॉर्मल से दूर हटेगी इस तरीके से। तो यहाँ से आपकी डेंसर मीडियम है, ये नीचे रियर मीडियम है, तो इस तरीके से लाइट आएगी, और एक केस ऐसा आएगा कि वहाँ से वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसी मीडियम में वापस चले जाएगी। तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे जो ये इंसिडेंट हो रही होगी ना, यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, ये एंगल जो होगा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल ही रहा होगा, ये ऊपर वाला डेंसर मीडियम है, नीचे रियर वाला मीडियम है, कोल्ड वाला डेंसर और नीचे वाला रियर। तो ये लाइट ऐसा ही और ऐसे ऐसे बैंड होते होते थे इसकी इस तरीके चले गए। तो जो बंदा यहाँ पे खड़ा होगा तो उसको क्या दिखेगा कि लाइट तो यहाँ से आ रही है ना, अगर आप देखो तो इसको क्या दिख रहा है, लाइट तो यहाँ से आ रही है इसको कुछ इस तरीके से, तो उससे लगेगा ये पेड़ जो है वो ऐसे है, कैसा, ऐसे, ठीक है। तो इसी जो ये जो आपका घटना होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं, ठीक। बाकी मैंने यहाँ पे इसका पूरा नोट्स बनाया है, ठीक है।
तो अगर आपको चाहिए हो तो ले लेना, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बाकी हिंदी मीडियम वाले जो मैंने आपको समझाया ना, अब इसको आप बुक से या कॉपी से जाके अपना पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल, मतलब ये जो था ना आपका अलग से चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी प्रकाशीय उपकरण। तो उसके अंदर जो हमें पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप आपके पास देखो क्या क्या है इस यूनिट में, यानी इस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, फिर एक टेलीस्कोप है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ज़्यादा चांसेस आपके सिंपल माइक्रोस्कोपी के होते हैं आने के, ठीक है, क्योंकि जो कंपाउंड और टेलीस्कोप है उसका फिर आपको लॉन्ग में हो जाता है, बहुत लॉन्ग हो जाता है वो, ठीक है। मगर अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आप वो दोनों भी सिंपल कर लोगे, क्योंकि सेम इसी तरीके से होता है वो भी, ठीक है। तो ये वाला आप समझ लो, तो बाकी वो भी आप खुद से कर लोगे। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब ये माइक्रोस्कोप यूज क्यों करते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने देखा होगा जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, क्या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसको हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्म जो वस्तुएं होती हैं उनको बड़ा देखने के लिए, ठीक है, यानी जो छोटी सी चीज़ होती है उसको बड़ा देखने के लिए हम क्या किस चीज़ का यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है। और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस। क्या यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स, हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? उत्तल लेंस यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। और एक ही लेंस यूज़ होता है सिंपल वाले में, कंपाउंड वाले में दो लेंस यूज़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट मतलब जिसकी फोकल लेंथ कम हो, ठीक है, कैन बी यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेज, है ना। इसको यूज करते हैं हम बड़ी इमेज को, इमेज बनाना, मतलब बड़ी इमेज को देखने के लिए, ठीक है, ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, छोटे वस्तु होते हैं, उनके बड़ी इमेज देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसका प्रिंसिपल सिंपल है, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, और आपको बताइए इसका सेंटर होता है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, और सपोज ये इसका फोकस है, तो हमेशा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है हमें इन दोनों के बीच में, ठीक है। यानी सपोज जैसे आप, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब जैसे आप हो, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ उनके बीच में, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में खड़े हो जाओ, तो आपकी जो इमेज बनेगी ना यहाँ पे, ठीक है, यानी आपकी जो पिक्चर बनेगी, यानी इमेज जो बनेगी बड़ी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिखाया गया है और यही इसका प्रिंसिपल होता है, ठीक है, कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रख दो, तो आपकी कैसी वर्चुअल मतलब आभासी, ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा, और मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, ये इमेज बनती है, ठीक है। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया। अब आता है अब हम देखते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर मतलब हिंदी में बोलते हैं आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता हमें निकालने के लिए सिंपल आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है। एम से प्रदर्शित करते हैं इसको, एम से डिनोट करते हैं, तो बीटा अपॉन एल्फा होता है। क्या होता है? बीटा अपॉन एल्फा। बीटा क्या होता है? एंगल बाय इमेज, यानी जो इमेज एंगल बनाती है, ठीक है, यानी वस्तु जो एंगल बना रही है, कोण बना रही है, उसको हम बीटा बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट जो कोण बनाती है, ठीक है, सॉरी मैंने बीटा क्या बोल दिया, जो प्रतिबिंब जो कोण बनाता है, ठीक है, हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है, इमेज मतलब प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो कोण बनाता है उसे हम बीटा बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट जो कोण बनाता है, ठीक है, एंगल बनाता है जो, यानी वस्तु जो कोण बनाती है उसे हम एल्फा बोलते हैं, ठीक है। तो एम इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग पावर का। अब हम जब इसको निकालेंगे किस तरीके से निकालेंगे, तो ये वाला डायग्राम आप इसको मत लेना, ठीक है, ये डायग्राम को आप हटा देना इसको, ठीक है। जो नेक्स्ट डायग्राम है, यहाँ पे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को सॉल्व किया है। तो अभी मैंने आपको क्या मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बताया, एम इक्वल टू बीटा अपॉन एल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप में ना एक ही लेंस यूज करते हैं हम, क्या करते हैं, एक ही लेंस यूज करते हैं। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है, इस तरीके से एक डायग्राम बनेगा इसका। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका फोकस होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। अब क्या है, आपको अगर कैसी मैग्नीफाइंग पावर बनानी है, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा इन दोनों के बीच रखना है, एफ और सी के बीच में, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो यहाँ से जो लाइट जाएगी उसका रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी, एक फोकस यहाँ भी होता है इसका, तो ये फोकस से जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और एक लाइट
एक लाइट जो आपकी सेंटर से जाएगी वो सीधा इस तरीके से निकल जाएगी आपकी, ठीक। यही मैंने यहाँ पे बनाया, तो ये लाइट इस तरीके से चली गई। जब आप इससे पीछे मिलाओगे ना इसको और इसको, ठीक है, तो ये कहीं कट करेंगी, तो जहाँ पे भी ये कट करेंगे वहीं पे आपकी फाइनल क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, फाइनल इमेज, ठीक है। इमेज मतलब प्रतिबिंब बन जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आपने इसको ए बी लिया है तो इसको क्या लिख देंगे, ए डैश बी डैश ले लेंगे, ठीक है। क्या ले लेंगे, ए डैश बी डैश हमने लिया, ठीक। इतना डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो दो एंगल बनेंगे आपका, बीटा और अल्फा। बीटा और अल्फा कौन सा बनेगा, देखो अगर मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यानी ए डैश और बी डैश और ये आपका सी, तो इनके बीच में बनेगा यहाँ पे क्या, बीटा। क्या बनेगा, बीटा, ठीक है। और अल्फा का है आपका, अल्फा भी यहीं पे बनेगा। देखो अल्फा कैसा है, अगर आप देखो तो ये हमारा ना ये वस्तु थी, है ना, ऑब्जेक्ट था, तो ये भी एंगल यहीं पे बना रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कुछ इस तरीके से ही बनेगा अल्फा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हाफ जो होगा वो अल्फा होगा, क्या होगा, अल्फा। नहीं सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, ठीक है। यानी अल्फा भी हमारा यही बन रहा होगा इस तरीके से, जो बीटा बन रहा है उतना ही हमारा अल्फा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, देखो मैंने यहाँ पे भी बना रखा है अल्फा बीटा। अब क्या करना है आपको यहाँ पे ना अल्फा को आपको थोड़ा चेंज करना है, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे बन रहे हैं आपके, यानी यहीं पे ये दोनों बन रहे हैं, अल्फा भी और बीटा भी। तो आपको क्या करना है, इस जो ऑब्जेक्ट है ना हमारा, यानी जो वस्तु है उसकी पोजीशन चेंज करनी है। यानी इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आना है इसको, ठीक है। और सेम हाइट रखनी है आपको इसकी, कितनी, सेम हाइट। तो आप इसको क्या ले लो, एन ले लो यहाँ पे, यानी ये जो ऑब्जेक्ट था ना आपका उसको हमने यहाँ उठा के लेके आ गए, ठीक है। यहाँ पे आपका बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पहले हमने यहाँ पे बनाया था ना उसको मैं यहाँ पे लेके आ गया, ठीक। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके आया तो ये एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले जो एंगल ऐसे बन रहा था, ठीक है, बीटा, ठीक है, यहीं पे आपका बीटा बन रहा था और यहीं पे आपका अल्फा बन रहा था। अब जब हम इसको यहाँ पे ऐसे लेके आ गए तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा एंगल बनेगा आपका इतना, ठीक। अब हम यहाँ पे देखो अब हमने बीटा और अल्फा को क्या ले लिया, टेन बीटा और टेन अल्फा। क्यों लिया, क्योंकि अल्फा बीटा के होते हैं बहुत छोटे स्मॉल एंगल होते हैं, तो स्मॉल एंगल होने के कारण क्या होता है, उसको हम टेन बीटा और टेन अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेन बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो टेन बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों डायग्राम बना दिए, तो देखो पहले हम निकालते हैं टेन बीटा। टेन बीटा कैसे निकालेंगे, अगर आप देखो तो ये हमारा ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। ये हमारा इमेज है और ये कुछ इस तरीके से एंगल बन रहा है, ठीक है, बीटा। मगर हमारा देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है आपका, क्या ट्रायंगल बन रहा है, ये ए बी सी। तो ए बी सी कैसा है, ये ए बी है यहाँ पे इस तरीके से, ये भी बीटा एंगल ही बन रहा है। तो हम ए डैश बी डैश की जगह क्या ले लेंगे, ए डैश बी डैश की जगह ए बी ले लेंगे, ठीक है। तो ए बी में भी वही एंगल हमारा बन रहा है यहाँ पे इस तरीके से, देखो, ठीक। तो इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया, पहले टेन बीटा को हमने ए डैश बी डैश, और हमारा क्या बन रहा था, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो यानी ए डैश सी क्या ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी था। अब हमने क्या करा, ए डैश बी डैश को क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, ठीक है। वो मैंने आपको समझा दिया क्यों, ठीक। और ए डैश सी को हमने यहाँ से ए सी ले लिया, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में एंगल सेम ही बन रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही हम टेन अल्फा की ले लेंगे। टेन अल्फा का तो सिंपल है, यहाँ से देखो टेन अल्फा हमारा यहाँ से बनेगा ऐसे, ठीक। तो यानी ए डैश एन परपेंडिकुलर क्या आपका ये, और बेस क्या आपका ए डैश सी, तो ए डैश सी हमने ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश एन को देखो, अब ए डैश एन को ए बी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि देखो ए डैश एन और इसकी हाइट, दोनों की हाइट सेम है, तो इसलिए हम ए डैश एन को ए बी ले लेंगे, ठीक। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को हम फॉर्मूले में रख देंगे, तो टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू हम जैसे रखेंगे तो ए बी से ए बी कट जाएगा, ए डैश अपॉन ए सी, ये जो है ऊपर चला जाएगा आपका, और अपॉन ए सी आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो डायग्राम है ना आपका, ये जो डायग्राम में हमारा जो इमेज बन रही ना, इमेज फाइनल इमेज, ये किसी डिस्टिंक्ट विजन में बन रही है। डिस्टिंक्ट विजन मतलब जहाँ पे हम किसी इमेज को ढंग से देख सके, यानी साफ साफ देख सके, वहाँ पे बन रही है। तो इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या ले ली, डी ले ली। यू मतलब वी लेते थे ना बस, इमेज की डिस्टेंस, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम वी लिखते हैं, तो वी की जगह हमने डी ले लिया इसमें, ठीक है। क्या ले लिया, डी। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए हमने यहाँ पे
डी और ए सी की वैल्यू क्या ले ली, यू। ठीक है, तो ए सी का हमारा ए सी, तो ये क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है ना आपकी, वस्तु की दूरी। ठीक है, तो इसको यू लिख लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और माइनस को क्यों लिख रहे हैं दोनों, क्योंकि इधर दोनों साइड डी भी इधर पड़ रहा है और यू भी इधर, तो दोनों को माइनस में लिखा, माइनस से माइनस करके डी अपन यू बन गया। ये बन गया हमारी इक्वेशन 3। ठीक है, अब हमारा लेंस, अब हमें क्या करना है यहाँ पे ना, ये यू की वैल्यू निकालनी है, यानी ये 1/u की वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला होता है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे डी, वी की जगह भी माइनस डी रख देंगे, यू की जगह भी माइनस रख देंगे। ठीक है, दोनों की जगह माइनस रख दिया। अब यहाँ से यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यू को इधर ही रखेंगे और डी वाले को इधर ले जाएंगे, तो माइनस का डी उधर जाके प्लस का डी हो जाएगा। तो 1/u की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1/f प्लस 1/d। ठीक है, तो यहाँ पे m वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो d 1/u की जगह क्या रख देंगे, 1/f प्लस 1/u, 1/f प्लस 1/d। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन का आपका एक फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, बाकी अगर d की मल्टीप्लाई आप अंदर कर दो तो ये d/f हो जाएगा, और d की मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करोगे तो d/d यानी 1 आ जाएगा। ठीक, तो एक फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हो। ये फॉर्मूला कब है, जब आपकी इमेज क्या हो रही है, डिस्टिंक्ट विजन में बन रही है। डिस्टिंक्ट विजन मतलब जहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये इमेज कहाँ चल जाए, इन्फिनिटी में चल जाए। ठीक है, मान लो ये जो इमेज है ना, ये जो बन रही है आपकी फाइनल, ये कहीं इन्फिनिटी में चले जाए। ठीक है, तो ये डी की जगह क्या लिखेंगे हम, इन्फिनिटी रखेंगे। तो जैसे हम डी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है, कहाँ, इक्वेशन 4 में। अब इक्वेशन 4 देखते हैं कहाँ पे बन रही है हमारी, ये। ठीक है, तो जैसे हम डी की जगह इन्फिनिटी रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/f बचेगा। ठीक है, और जैसे ही u की जगह 1/f रखेंगे तो m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, तो ये d/u था ना, तो d और 1/u की जगह क्या रख देंगे, f, तो ये हमारा d/f हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये माइक्रोस्कोप भी आपका खत्म हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, जितनी भी क्वेश्चन मैंने कराए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें से और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो इतना ही देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू।